जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों के लिए हीरा क्लासेस लगातार क्लासेस ला रही है, कक्षाएं ला रही है। आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, हिंदी की भी क्लासेस मिल गई है। साथ ही हम लोग हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को ही पढ़ रहे थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने आप लोगों को कवर कराया था और कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आज ही हमारे चैनल को विजिट कीजिए, हमारे पिछले वीडियोज़ को देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए ताकि आपको ये जो पूरा चैप्टर है सिलसिलेवार तरीके से, सही तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग हिस्ट्री में जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो आप लोगों का था इटली का एकीकरण। ठीक है, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, किस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ, ये टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है आप लोगों का, जिसमें हमने लुई 16वां के बारे में, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था आप लोगों के बीच। ठीक है, जैसे हमने आप लोगों को बताया था, देखिएगा हमने आपको लुई फिलिप इटली का एकीकरण, ये टॉपिक तो आज होना है। ठीक है, इटली का एकीकरण ये टॉपिक आप लोगों के बीच आज होगा। इससे पहले जो टॉपिक मैंने कराया था आप लोगों को, इससे पहले ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है अच्छे तरीके से। यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, इसमें जैसे लुई 16वां के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, मेटरनिक के बारे में, चार्ल्स दशम के बारे में, इन सभी लोगों के बारे में मैंने बता दिया था कि इनका किस तरीके से योगदान रहा है और आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंस से किन व्यक्तियों का किस तरीके से महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और लास्ट के क्लास में हमने डिस्कस किया था लुई फिलिप के बारे में। ठीक है, लुई फिलिप के बारे में लास्ट के क्लास में हमने आप लोगों के बीच डिस्कस किया था। ठीक है, आज का क्लास जो आप लोगों के लिए है, आज का क्लास जो आप लोगों के बीच होगा वो होगा इटली का एकीकरण, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कैसे इटली का एकीकरण हुआ, किन किन लोगों का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से डिटेल से जानेंगे। यानी कि इटली के एकीकरण में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये मेजिनी का क्या योगदान रहा है, ठीक है, काउंट काबूर का क्या योगदान रहा है, उसके बाद गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा है। इन तीनों लोगों के बारे में अच्छे से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। उसके बाद फिर आपको जर्मनी का एकीकरण और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये 2 टॉपिक बचता है जो अगले क्लास में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, फिर समझते हैं इटली का एकीकरण में जो टॉपिक है इसको कवर करते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हम लोग इटली के एकीकरण की, तो समझिएगा ये यूरोप का मैप है। इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। कहां पर है इटली, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद फिर समझिएगा कैसे इटली का एकीकरण हुआ। ये देखिए, ये यूरोप का मैप है, यहां पर इटली है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इटली पूरा। ठीक है, ये है इटली। ठीक है, ये है इटली। ठीक है, उसके बाद ये रहा फ्रांस। ठीक है, ये रहा फ्रांस आपको, और ये रहा जर्मनी। ठीक है, ये रहा जर्मनी। ठीक है, तो इसमें आज जो हम लोग समझने वाले हैं, ये जो इटली है, इटली ये काफी भागों में विभक्त था। ठीक है, तो इसका एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, समझिएगा इटली के एकीकरण की बात किया जाएगा तो इसमें इटली के एकीकरण में सबसे पहले नाम आता है मेजिनी का। किनका नाम आता है? मेजिनी का। ठीक है, मेजिनी के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस कराया था आप लोगों को, थोड़ा सा बताया था, समझाया था कि मेजिनी का क्या योगदान है इटली के एकीकरण में। ठीक है, मेजिनी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा। क्या कहा जाता है? इटली के, ठीक है, मेजिनी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का, इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, मेजिनी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया था, पॉसिबल हो पाया था, क्योंकि इटली बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, लगभग 300 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे यंग इटली की स्थापना किया। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किया। ठीक है, यंग इटली, उसके बाद यंग यूरोप, यंग यूरोप इसकी भी स्थापना किया, और एक संगठन की भी स्थापना किया था जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। ठीक है, एक संगठन था कार्बोनारी संगठन।
ठीक है, कार्बोनारी संगठन, कार्बोनारी संगठन। ये सारे कार्य किए किन्होंने? मेजिनी ने, ठीक है, मेजिनी ने। इटली के एकीकरण में मेजिनी ने बहुत सारा काम किया। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि इटली के सबसे पहले तो मेजिनी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, ठीक है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? यंग इटली की स्थापना किया, यंग यूरोप की स्थापना किया और कार्बोनारी संगठन की स्थापना किया। समझिएगा बात को। बात है इटली के एकीकरण का बात कहां से आता है? हमने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, जब पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि वियना कांग्रेस के तहत जब नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया गया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, यानी कि यूरोप के जो सभी भाग है, जैसे इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, उसको जीत कर एक कर दिया था। जैसे ये जो इटली है, आपको ये जो इटली है, ठीक है, ये जो इटली है, इटली लगभग आपको 300 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। ये जो इटली है आपको, ये इटली, ठीक है, ये इटली लगभग 300 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। नेपोलियन ने पूरे जोर के साथ पूरा युद्ध किया बहुत सारे देशों के साथ। विभिन्न सहयोग के बाद इटली को कितने 300 भागों में जो बटा हुआ था, और ये फ्रांस, ये भी काफी भागों में बटा हुआ था, लगभग 200 प्लस भागों में बटा हुआ था, और जर्मनी ये भी काफी भागों में बटा हुआ था। इस सबको एक कर दिया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करता था? सबको एक कर दिया था, यानी कि इटली को, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को 300 भागों में जो इटली बटा हुआ था, इटली, उसको 33 भागों में ला दिया, ठीक है, 33 भागों में ला दिया था। 33 भागों में नहीं, 3 भागों में, 3 भागों में। इटली जो 300 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, इटली जो 300 भागों में बटा हुआ था, इसको कितने भागों में ला दिया? 3 भागों में ला दिया, ठीक है, 3 भागों में ला दिया, 3 भागों में ला दिया, ठीक है। और ये जो जर्मनी था, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी भी 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था, जिसको कितने भागों में ला दिया? 39 भागों में ला दिया, ठीक है, 39 भागों में ला दिया था। उसके बाद एक पार्ट होता है फ्रांस। फ्रांस भी 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था, ठीक है, 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था, जिसको क्या कर दिया था? 33 भागों में ला दिया था, 33 भागों में ला दिया था। ये सब कौन किया है? ये सब किया था नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता पे था, तो इन सभी को कौन एकत्रित कर दिया था? जहां 300 भाग से 3 भाग में, जर्मनी को भी 39 भागों में, फ्रांस को भी 33 भागों में एकत्र कर दिया था। कौन? नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन। इसलिए तो नेपोलियन को यूरोप में, यानी कि यूरोप का जो एकीकरण हुआ, उसका सूत्रपात किसने दिया था? नेपोलियन ने ही दिया था। लेकिन जब वियना कांग्रेस हुआ 1815 ईस्वी में, जब नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था, तो फिर तब जाके मेटरनिक जो था, मेटरनिक क्या किया? नेपोलियन द्वारा किए गए सभी कार्य को विफल कर दिया। यानी कि ये जो इटली था, जहाँ पे 300 भागों में बटा हुआ था, इसको 3 भाग में जो नेपोलियन बोनापार्ट लाया था, और जर्मनी जो 39 भागों में लाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने 33 भागों में लाया था, सबको फिर विभिन्न भागों में तोड़ दिया। अब एकीकरण होगा, किस तरीके से होगा? यानी कि सारा मेहनत अब नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया? बर्बाद हो गया। इसमें किसका योगदान रहा है? मेटरनिक का, ठीक है। अब जाके जब नेपोलियन बोनापार्ट को जब बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को जब बंदी बना दिया जाता है, तो ये इटली का 300 भाग को तो 3 भाग में ला दिया था, ठीक है, और ये भी लगभग 33 भागों में बटा हुआ था। अभी भी तो बटा हुआ है, 3 बड़े बड़े भागों में बटा हुआ, और ये भी 39 भागों में बटा हुआ है। इसको एकत्र करेगा, कैसे एकत्र होगा इसको समझते हैं। इटली के एकीकरण को यानी कि एक जगह लाने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमने बताया आपको कि मेजिनी का था। मेजिनी ने देखिए विभिन्न सारे कार्य किए, जैसे मैंने बताया यंग इटली, यंग यूरोप, ये सारे चीजों का स्थापना किया। उससे पहले समझिएगा 1820 ईस्वी में किसने? मेजिनी ने, ठीक है, 1820 ईस्वी में मेजिनी ने क्या किया था? 1820 ईस्वी में मेजिनी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया। क्या किया? कार्बोनारी संगठन की स्थापना किया, ठीक है। हमने बताया था कार्बोनारी संगठन की स्थापना किया था, तो कब किया? 1820 ईस्वी में कार्बोनारी संगठन, ठीक है। इस संगठन की स्थापना क्यों किया?
ताकि इटली का एकीकरण संभव हो पाए। यहीं पर नहीं रुका है, 1820 ईस्वी में कार्बोनारी संगठन की स्थापना किया। उसके बाद 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, तो नागरिक आंदोलन चलाया। ठीक है, नागरिक आंदोलन चलाया, नागरिक आंदोलन। ठीक है, नागरिक आंदोलन चलाया। ये सब कौन कर रहा है, ये जो कार्बोनारी संगठन की स्थापना हुआ या फिर नागरिक आंदोलन चला, ये कौन कर रहा है, मेजनी कर रहा है। क्यों कर रहा है, इटली के एकीकरण के लिए ये सब काम कर रहा है। ठीक है, ताकि इटली का एकीकरण क्या हो पाए, संभव हो पाए। यहीं पर नहीं रुका है, यहीं पर नहीं रुका है मेजनी। इसके बाद देखिएगा 1831 ईस्वी में, ठीक है, यंग इटली की स्थापना किया इन्होंने, यंग इटली की स्थापना। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किया इन्होंने, किसने, मेजनी ने। इसके बाद फिर इतना करके इनको संतुष्टि नहीं मिला। इसके बाद देखिएगा फिर आगे 1834 ईस्वी में क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना किया, यंग यूरोप की स्थापना किया। कोई व्यक्ति जब पूरे जोश जुनून के साथ एक देश के लिए इस तरीके से समर्पित हो जाए, देख रहे हैं क्या क्या कर रहा है। 1820 में इन्होंने कार्बोनारी संगठन का स्थापना किया। ठीक है, देखिए 1820 में मेजनी ने क्या किया, कार्बोनारी संगठन का स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद 1830 में इन्होंने क्या किया, नागरिक आंदोलन चलाया। यही नहीं रुका, फिर 1831 में इन्होंने क्या किया, यंग इटली की स्थापना किया। फिर उसके बाद 1834 में क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना किया। इतना मेहनत करने के बाद इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, पूरा इटली का एकीकरण खुल गया। अब इटली का एकीकरण होने ही वाला था। इतना जो लगा हुआ है, लगातार संगठन का स्थापना कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो दूरदर्शी सोच का व्यक्ति था। इतना जो मेटरनिक कर रहा था, मेटरनिक चाह रहा था कि किसी का भी एकीकरण नहीं हो। ठीक है, मेटरनिक यही चाह रहा था कि किसी भी देश का एकीकरण नहीं हो। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक बीच में है, यहाँ देखिए जर्मनी हुआ, यहाँ इटली हुआ। ठीक है, यहीं पे एक है ऑस्ट्रिया, ये दिख रहा है आपको ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, एक तरफ जर्मनी, एक तरफ इटली, एक तरफ फ्रांस, ये बीच में जो ऑस्ट्रिया है ना, यही सभी देश का एकीकरण के लिए बाधक बन रहा है। ये इटली का एकीकरण नहीं होने जा रहा है। उसी समय कौन आते हैं तब, मेजनी, जिन्होंने ये सारे संगठन की स्थापना किया। ठीक है, जिसके बाद इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ किनका योगदान, मेजनी का योगदान इटली के एकीकरण में। अगला व्यक्ति आता है कौन, मेजनी के बाद गैरीबाल्डी। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा है इटली के एकीकरण में। गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ठीक है, गैरीबाल्डी को क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार। इटली के एकीकरण का, इटली के एकीकरण का तलवार। आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का तलवार किन्हें कहा जाता है। ठीक है, इटली के एकीकरण का तलवार किन्हें कहा जाता है, सीधे आपको पूछा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। ठीक है, इटली के एकीकरण का तलवार किन्हें कहा जाता है, गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इनका सीधा सोच था, इटली के एकीकरण में जो बाधा बनता है उसका सीधे तलवार से गला काट दो, ये सोच था इनका, गैरीबाल्डी का। ठीक है, और गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि समझिएगा बात को, इटली के एकीकरण में सबसे जो बाधा था, बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया। ठीक है, सबसे बड़ा बाधा कौन है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, जब सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया है तो इसी को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो एकीकरण संभव हो सकता है कि नहीं। तो यही काम किसने किया, गैरीबाल्डी ने। ये देखिएगा, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है, और फ्रांस में एक जगह है क्रीमिया। ठीक है, क्रीमिया, फ्रांस में एक जगह क्या है, क्रीमिया। तो बात यह है कि ऑस्ट्रिया और क्रीमिया के बीच युद्ध होने वाला था।
ठीक है, ऑस्ट्रिया और क्रीमिया के बीच युद्ध होने वाला था। तो यहाँ पे जो है इटली का जो था कौन, गैरिबाल्डी, जिनको इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, इसने क्या कर दिया, फ्रांस का सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट इसलिए कर दिया कि अगर ये ऑस्ट्रिया हार जाएगा युद्ध में तो इटली का एकीकरण और आसान हो जाएगा। इसने क्या कर दिया, क्रीमिया का सपोर्ट कर दिया, जो कि फ्रांस में आता है, तो इसका सपोर्ट कर दिया। और इन्होंने क्या कर दिया, लगभग 15,000 स्पेशल फोर्स भेज दिया। ठीक है, लगभग कितना, 15,000, ठीक है, स्पेशल फोर्स, 15,000 स्पेशल फोर्स, 15,000 सैनिक, 15,000 सैनिक, ठीक है, 15,000 सैनिक किसके सपोर्ट में भेज दिया, फ्रांस के सपोर्ट में, ताकि ऑस्ट्रिया युद्ध हार जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जब 15,000 सैनिक चला गया ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में, सॉरी फ्रांस के सपोर्ट में क्रीमिया में, तो इस तरीके से अकेले पड़ गया। इधर जर्मनी का है सपोर्ट, इधर इटली का सपोर्ट है, इधर फ्रांस का सपोर्ट है, इधर ऑस्ट्रिया अकेले पड़ गया। तो युद्ध क्या हो गया, हार गया। कौन, ऑस्ट्रिया। इस तरीके से इटली का एकीकरण का मार्ग और बेहतर तरीके से खुल गया। ठीक है, पहले मैंने बताया कि इटली के एकीकरण में किनका योगदान है, ये मेजनी साहब का। ठीक है, इनको कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा। और दूसरा व्यक्ति कौन है इटली के एकीकरण में, गैरिबाल्डी। ठीक है, गैरिबाल्डी, इसे कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। और दूसरा, ये इनका योगदान रहा। और तीसरा व्यक्ति आता है आप लोगों को, ठीक है, मेजनी हो गया, गैरिबाल्डी हो गया, और तीसरा व्यक्ति कौन आता है आपको, काउंट काबू। ठीक है, एक तीसरा व्यक्ति है जिनका इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, काउंट काबू। ठीक है, काउंट काबू, ये तीसरा व्यक्ति है जिनका इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, काउंट काबूर का। समझिएगा बात को, मैंने बताया था इटली के एकीकरण में 3 लोगों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। मैंने तो आपको बता दिया कि इन्होंने बहुत सारे संगठन का स्थापना किया, जैसे यंग इटली की स्थापना किया, यंग यूरोप की स्थापना किया, नागरिक आंदोलन चलाया, ताकि इटली का एकीकरण संभव हो पाए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को गैरिबाल्डी के बारे में। इन्हें कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार, और इनके सहयोग से जब इन्होंने 15,000 स्पेशल फोर्स भेजा फ्रांस के में क्रीमिया में जो युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया से, उसके सहयोग के लिए, तो इटली का एकीकरण और मार्ग प्रशस्त हो गया और बेहतर तरीके से रास्ता खुल गया कि अब इटली का एकीकरण हो ही जाएगा। इसके बाद एक और व्यक्ति है, काउंट काबू। ठीक है, ये काफी दूरदर्शी व्यक्ति थे, काफी दूर का सोचते थे। इनका भी क्या सहयोग रहा है समझते हम लोग। ठीक है, इनका क्या सहयोग रहा है ये समझिएगा। मैं बता रहा था काउंट काबूर के बारे में, है ना। काउंट काबूर क्या करते हैं कि ये ऑस्ट्रिया पर सीधे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया पर सीधे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया इस पर सीधे आक्रमण कर देते हैं। कैसे, काउंट काबूर ने क्या किया था, लाल कुर्ती का गठन किया था, लाल कुर्ती। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किया था, जिसमें लगभग 10,000 स्पेशल फोर्स था, यानी कि काफी हाईली ट्रेंड सैनिक था। उसे विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता था। इन्होंने पूरे मेहनत से लगभग 10,000 स्पेशल फोर्स को बुलाया गया था, किस लिए, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, सीधे ऑस्ट्रिया पर धावा बोल दिया। ठीक है, यहां से इटली से सीधे ऑस्ट्रिया पर धावा बोल दिया, लगभग 10,000 स्पेशल फोर्स के सहयोग से। और क्या हो गया, इसका 2 बड़ा क्षेत्र जीत गया। ठीक है, लोम्बार्डी और एक कोई क्षेत्र है जिसे डायरेक्ट किसके सहयोग से जीत गया, इनके सहयोग से। किनके सहयोग से, काउंट काबूर के सहयोग से। ठीक है, जिन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था। यानी कि मेजनी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा, जिन्होंने विभिन्न यंग इटली, यंग यूरोप, ये सारे संगठन की स्थापना किया, जिसके सहयोग से इटली का एकीकरण हो पाया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति मैंने बताया आप लोगों को कि गैरिबाल्डी, जिन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। 15,000 स्पेशल सैनिक भेज दिया था, किसके सहयोग में, फ्रांस के सहयोग में। क्रीमिया में जो युद्ध हो रहा था, इससे भी इटली का एकीकरण और आसान हो गया गैरिबाल्डी के कारण। और तीसरा व्यक्ति मैंने बताया आपको, काउंट काबू। ठीक है, काउंट काबू, जिन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया, ऑस्ट्रिया पर सीधे आक्रमण किया, और जिस तरीके से क्या हो गया, इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। यानी कि ये जो 3 बड़ा भाग में इटली बटा हुआ था, देखिए पहले जब नेपोलियन से पहले इटली 300 अधिक भागों में बटा हुआ था, इसका कोई नाम नहीं था।
ठीक है, इसका कोई अलग से नाम नहीं था। 300 छोटे छोटे रियासत में बटा हुआ था, जिसे भारत प्राचीन काल में अंग्रेजों से पहले 500 छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, उसी तरीके से इटली भी 300 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था। इसका कोई अलग नाम नहीं था। जब एक जगह या 3 भाग किया गया, इसका 3 भाग जो है वो भी एकत्र होने के बाद इसका नाम पड़ा इटली। इस तरीके से दुनिया के नक्शे में नाम आया क्या, इटली का। और किनके सहयोग से आया, वही मैजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर के सहयोग से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से इटली का एकीकरण 3 भागों से पूरी तरीके से एकत्र हो गया। ये इटली, किस तरीके से इटली का एकीकरण हो पाया। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको। इसमें इटली के एकीकरण से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, ये सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हुआ। और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान रहा, गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा, काउंट काबूर का क्या योगदान रहा। इस सारे चीजों को हम लोग अगले क्लास में शानदार तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इटली का एकीकरण हो पाया। मैंने तो बता ही दिया आप लोगों को मौखिक रूप से, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और अच्छे से डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमारे वीडियो में कीजिए। ठीक है, ताकि हमें और भी अच्छा से मेहनत करने का जोश आए, जुनून आए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।